Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 3rd July of 2020 and it's a Friday today. आज हम एक क्वेश्चन सेक्शन रखते हैं। आज हम एक क्वेश्चन हर एनालिसिस से पहले कुछ क्वेश्चन रखेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में उनका जवाब दें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कि पहला क्वेश्चन है कि कोई भी दो खरीफ क्रॉप्स का नाम आप कमेंट सेक्शन बताएं, कोई भी दो खरीफ क्रॉप्स का नाम। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। आप ये भी इसको बताएं कि कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है इंडिया। तीसरा क्वेश्चन आता है, लगभग 350 एलिफेंट एक जगह मारे गए हैं, बोत्सवाना जगह है, वहाँ पे मारे गए हैं। उनका रीज़न नहीं पता चला गया कि वो कैसे मरे हैं, तो उसको बताएं कि वो बोत्सवाना जगह कहाँ पड़ती है, वो कहाँ पे जगह है वो, उसके बारे में भी आप बताएं। चलिए आज का एनालिसिस चालू करते हैं न्यूज़पेपर का। MOD अप्रूव्स 33 न्यू फाइटर जेट्स इन डील वर्थ 38,900 करोड़। कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहते हैं अप्रूव किया है 33 नए फाइटर प्लेन्स का, जो कहते हैं लगभग 38,900 करोड़ के हैं, उसकी डील को इन्होंने फाइनल किया है। ये क्या कहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइना के साथ टेंशन चल रहा है उसी के लिए ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके चेयरमैन राजनाथ सिंह है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस डील को अप्रूव किया गया है। इस डील में है 21 MiG-29 फाइटर जेट्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स के लिए आएंगे, और जो कुछ है 59 MiG-29S के लिए जो अपग्रेड है उसके लिए, और इक्विपमेंट है 12 Su-30 का, कुछ इक्विपमेंट भी है। इसमें आती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं क्या होती है वो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247 टाइप करके, या आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी है वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होती है। टू काउंटर करप्शन एंड स्पीड अप डिसीजन मेकिंग इन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2001, ये 2001 में बनाई गई थी, ये देखने के लिए कि करप्शन ना हो मिलिट्री डिपार्टमेंट में और वहाँ के डिसीजन तेज़ी से ले जा सके। और इसका हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, DAC के, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हेड डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सपीडिशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ द अप्रूव रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस, कि वो देखे जो आर्म फोर्सेस के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कहते हैं आर्म्ड की रिक्वायरमेंट है, उसका फुलफ़िल करें और देखें कि कहाँ से कितने एफिशिएंट क्या कहते हैं आर्म लिए जा सकते हैं, उसके लिए ये लोग काम करते हैं। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। द DAC इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव पॉलिसी गाइडलाइंस टू एक्विजिशंस based on long-term procurement plans. It also clears all acquisition which include both imported and those produced indigenously of under foreign license. वही देखता है पॉलिसी गाइडलाइंस के बारे में, देखता है जो देखती है मिलिट्री फोर्सेस के लिए, उनके बारे में ये देखता है डिफेंस मिनिस्टर, इसके चेयरमैन। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक लॉन्च इन कैपिटल। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं पहला अपना प्लाज्मा बैंक चालू किया है, पूरे इंडिया में पहला प्लाज्मा बैंक है जो ILBS में चालू किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइंडी साइंसेज में चालू किया गया है, जो वसंत कुंज में चालू होता है, वसंत कुंज में पड़ता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्लाज्मा का कौन सा कलर होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उसका कौन सा कलर होता है। ये प्लाज्मा बैंक इसलिए चालू किया गया है जिससे जो पेशेंट जो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और जो रिकवर कर चुके हैं, उनका प्लाज्मा लेके, जिससे उनकी एंटीबॉडीज़ जो हैं उससे वो उन पेशेंट्स में डाल सके जो इस वक्त रिकवर नहीं कर पा रहे हैं कोविड-19 के कारण, तो उनसे उनको हेल्प मिले और रिकवर कर जाए, ऐसे इसमें बात होता है। ये प्लाज्मा बैंक इसलिए बनाया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इंडिया लूजेस जुरिडिक्शन ओवर इटालियन मेरीन केसेस। कि जो फरवरी में केस हुआ था इटालियन मेरीन्स वाला, जो कुछ वो जो एक कहते हैं इटाली की सबमरीन्स थी, उसने 2 फिशरमैन को मार दिया था, तो उसी पर केस चल रहा है, जिसमें कहा गया कि उनका ट्रायल इटली में होना चाहिए, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो उन्होंने सबमरीन्स ने किया वो गलत था, क्योंकि उन्होंने फिशरमैन्स जो थे, मछुआरे थे, उनकी वॉलेट की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को वॉलेट किया है, जो क्या कहते हैं यूनक्लोज के अंदर आती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर ऑन द लॉज ऑफ द सी के अंदर जो उनकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको उन्होंने वॉलेट किया गया है। चलिए यूनक्लोज के बारे में देख लेते हैं। यूनक्लोज ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन रिस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ वर्ल्ड ओशन, ये देखती है और क्या कहते हैं राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखती है किसी भी नेशन की इन वर्ल्ड ओशंस के ऊपर, और उनकी लिए गाइडलाइंस भी बनाती है। ये इस पर वर्क करती है फॉर बिजनेस वर्क के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और मेरीन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ये देखती है जो कंट्री है वो सही से यूज़ कर रही है कि नहीं।
टेरिटोरियल वॉच एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जुरिडिक्शन फॉर सिक्योरिटी एंड ऑल अदर मैटर। ये जो सिक्योरिटी भी देखती है क्या कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स पे, कि लोग पानी का क्या कहते हैं गलत इस्तेमाल तो नहीं करे, कि उसके लिए लड़ तो नहीं रहे, उसकी सिक्योरिटी है कि नहीं, उस पर भी देखती है। ये इस पर ये काम करती है। हाई इज बियॉन्ड EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भी आगे ये वर्क करती है। नो जुरिडिक्शन ऑफ होम कंट्री, की कोई भी होम कंट्री का जुरिडिक्शन इस पर नहीं रहता है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। प्राइवेट ट्रेन्स विल बेनिफिट ट्रैवलर्स, ऐसा रेलवे बोर्ड चीफ ने कहा है कि जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं वो बेनिफिट करेंगी ट्रैवलर्स को, ऐसा इसमें कहा गया है। इसीलिए रेलवे ने वेडनेसडे को कहते हैं एक रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन पास किया, जिसमें कहा गया कि पैसेंजर ट्रेन जो है क्या कहते हैं उनको प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा चलाया जाए 109 रूटों में 151 मॉडर्न ट्रेन्स, जो लगभग उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बारे में एक इनवाइट भेजी गई है, जिससे लोग प्राइवेट सेक्टर वाले भी आएँ और इन ट्रेनों को चलाएँ, जो मॉडर्न बेस्ड होंगी और जो 109 रूटों पे चलेंगी, जिससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना डिप्स टू $48.66 बिलियन। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो आया है $48.66 बिलियन आया है 2019-20 में, जो क्या कहते हैं जो पहले था 2018-19 में $53.56 बिलियन था, और 2017-18 में $63 बिलियन इतना था, जो जिसमें डिक्रीमेंट हुआ है, ऐसा इस न्यूज़ में बताया गया है। चलिए आगे न्यूज़ देखते हैं। मार्क्स ई टिकट्स मस्ट एट मॉन्यूमेंट्स, आज क्या कहते हैं 6 जुलाई से सारे सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट्स जो थी, जो मॉन्यूमेंट्स थे, उनको खोल दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन वहाँ पे मार्क्स और ई टिकट्स कंपलसरी होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। विजिटर्स सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट विच विल बी ओपन टू द पब्लिक फ्रॉम July 6 विल हैव टू वेयर मास्क बाय टिकट्स ऑनलाइन नॉट पोस्ट, कि वो उन्हें मास्क पहनना ज़रूरी होगा। ई टिकट्स ले पाएंगे, ऑनलाइन टिकट लेंगे, और क्या कहते हैं किसी भी ग्रुप फ़ोटो के लिए पोज नहीं कर सकते इन मॉन्यूमेंट्स पे, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें क्या कहते हैं आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्कियोलॉजिकल सर्च, साइंटिफिक एनालिसिस, एक्सकेवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को देखता है। इन सब चीज़ों को देखता है। ये कहते हैं ये वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर वर्क करता है, और इसे बनाया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, जो उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे। उस वक्त ब्रिटिश रूल था, उस वक्त वो डायरेक्टर जनरल थे, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज UGC टू कैंसिल ओपन बुक एग्ज़ाम, क्या जो DU में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं क्या कहते हैं फाइनल सेमेस्टर के, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे कैंसिल किया जाए, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या कहते हैं किसी के लिए हेल्प नहीं होगा, ऐसा स्टूडेंट्स ने कहा है UGC को। चलिए UGC इसमें इंपॉर्टेंट आता है, UGC को देख लेते हैं हम लोग। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ स्टैचुरी बॉडी, इसे स्टैचुरी बॉडी है जो 1956 में बनाई गई है, जो कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन को देखती है। इसे 1946 में बनाया गया था, तब उस वक्त 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। फिर 1947 में इसके लिए अलग जो और यूनिवर्सिटी थी उनका भी डिसीजन यही लेने लगी थी, जो बाकी यूनिवर्सिटी थी उस वक्त। आफ्टर इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप इन 1948, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया 1948 में, जिसकी चेयरमैनशिप S राधाकृष्णन करते थे। और उसके बाद इसे UGC रिकमेंड, इसको एक बार फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया उसके हिसाब से, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था UK का, उसके हिसाब से इसका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना इंडिया का। इसलिए UGC जो है वो नवंबर 1956 में ये नए फॉर्म में आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एक पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था, उसके हिसाब से ये लाया गया है। इसका फंक्शन होता है, ये रिकॉग्निशन देता है हर यूनिवर्सिटी जो इंडिया में उनको, ये ग्रांट प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है बेनिफिशरीज़ को जो ज़रूरतमंद है उनको, और ये रेगुलेशंस पे देखता है कि रेगुलेशन जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है उस पर लोग वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उस पर ये देखता है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। चलिए आज का एडिटोरियल, पहला एडिटोरियल देखते हैं। कोर्स कॉन्ट्रैक्शन, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ की, उनमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया उनके
क्या कहते हैं उनका बहुत सिंक कर गए वो सब, बहुत ज़्यादा उन पर घाटा चल रहा है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई उन लोगों की, ऐसा इसमें एडिटोरियल में बताया गया है। हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ। हम कुछ दिन पहले बात भी कर चुके हैं उस पर, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में देख भी सकते हैं। 8 कोर में इंडस्ट्रीज़ का क्या कहते हैं एक पढ़ा भी है एक न्यूज़, उससे भी आप देख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है। जो 6 ऐसी उनमें सेक्टर हैं जिनमें लगभग डबल डिजिट ड्रॉप आया है, लगभग 10 से ऊपर ड्रॉप आया है, 10 से मतलब डबल डिजिट, 10 हो गया, 20 हो गया, ऐसा ड्रॉप आया उनमें। जो स्टील और सीमेंट है, जो वहाँ की काफ़ी ज़्यादा जो उनका परसेंटेज आता है स्टील और सीमेंट का, उनमें काफ़ी डिक्रीमेंट आया है। स्टील में आया है 48.4% और सीमेंट में आया 22.2%, क्योंकि जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी उनको रोक दिया गया था लॉकडाउन कारण कोविड-19 के, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी थे उनको भी रोक दिया गया था, इसके कारण इतना डिक्रीमेंट आया है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी डिक्रीमेंट आया है, लगभग 28% का जो पहले था वो हो गया है। जो लार्जेस्ट वेट है जो इंडेक्स का जो उसमें आता है, जो कोर इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा रेट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का आता है, जो लगभग 21.3% कॉन्ट्रैक्ट किया है, डिक्रीमेंट हुआ है इतना, ऐसे इसमें बताया गया है। कोल प्रोडक्शन में भी डिक्रीमेंट आया है, लगभग 14% का डिक्रीमेंट आया है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ फर्टिलाइज़र भर में डिक्रीमेंट नहीं आया है, सेक्टोरियल में बताया गया है, जिसमें राइज आया है सिर्फ फर्टिलाइज़र भर में राइज आया है, 7.5% का राइज आया है। क्योंकि हमने देखा है कि जब से लॉकडाउन लगा तो लोग वापस जाने लगे। इसमें वही बताया गया कि प्रॉमिसिंग एन अर्ली स्टार्ट टू दिस अम्बियस मानसून बॉडीज फॉर द वेल फार्म, कि जैसे हमने देखा जैसे लॉकडाउन लगा तो जितने भी गरीब लोग थे वैसे अपने घर वापस जाने लगे। जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते थे वापस रूरल एरियाज़ में जाने लगे, जो शहर वहर में रहते थे जिनका घर गांव में था तो वापस जाने लगे। इसके कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो खेती बाड़ी थी वो बढ़ावा आया उनमें, इसीलिए फर्टिलाइज़र सेक्टर में इतनी इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें वही लास्ट में लिखा है कि पॉलिसी मेकर्स मस्ट नॉट ओनली कंटेन कोविड-19 टियर स्प्रेड बट ऑल्सो साइमल्टेनियसली कीप इकोनॉमिक मोमेंटम फ्रॉम स्लाइडिंग फर्दर, कि हमें देखना चाहिए कि सिर्फ कोविड-19 भर को नहीं देखना चाहिए, हमारे इकोनॉमी को भी देखना चाहिए कि क्या कैसे उसमें इतनी दिक्कत आ रही है और उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। इसमें वही बात की गई है। दूसरा आता है स्टेइंग अलर्ट, द फोकस ऑन कोविड-19 शुड कम एट द एक्सपेंस ऑफ मॉनिटरिंग अदर डिसीजेस, कि जैसे हमने देखा कि कहते हैं जो कोविड-19 के कारण जो और डिसीजेस थी उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसके कारण भी लोग मर रहे हैं, और क्योंकि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सारे हॉस्पिटल मेनली कोविड-19 का इलाज ही देख रहे हैं, इसलिए ऐसी दिक्कतें आ रही है। इसमें वही बात की गई है। इसमें कहा गया कि इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम जो है IDSP, जो बैकबोन ऑफ इंडियाज डिजीज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क है, वो देखता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक सेंटर ऑफ वाइडर वर्ल्ड में कि देखे कि कौन कौन सी डिसीज़ का आउटब्रेक हो रहा है और उसके स्प्रेड को देखे कि कहाँ कहाँ फैल रहा है और कैसा एक्शन दे रहा है, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें कहा गया वन वे टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन दैट वंस कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड पैंडेमिक एंड लॉकडाउन इम्पोज द IDSP 222 न्यू नॉर्मल, कि जो IDSP है जब से कोविड-19 को पैंडेमिक बताया गया, डिक्लेयर किया गया, तब से ये एक न्यू नॉर्मल में चला गया है, कि उस नॉर्मल सिचुएशन, क्योंकि कोविड-19 के आगे कोई पैंडेमिक है, उसके आगे कोई डिसीज़ इतना मायने नहीं रख रही है लोगों को, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस थे और जो जनरल डिक्लाइन था, जो और भी आयुष्मान भारत के कारण लोग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी उसके कारण लोग फ़ायदा लेते थे, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा और लोग उसके कारण लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है और लोग दिक्कतों से भी हो रहा है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया कि कोविड-19 में जो एक्सीडेंट्स के कारण डेथ होती थी उसमें भी डिक्रीमेंट आया है, और क्या कहते हैं जो ट्रांसमिशन डिसीज़ेज उनका जो स्प्रेड होता था उसमें भी डिक्रीमेंट आया है कोविड-19 के कारण, क्योंकि लोग घर में हैं। कोविड-19 भी एक कॉन्टैक्ट डिसीज़ है, क्योंकि लोग एक दूसरे से फैलती है, इसलिए लोग उससे बचने के लिए सारी चीज़ों को रोक रखे हैं और बहुत कम ही कम मिल रहे हैं और मास्क के साथ मिल रहे हैं, तो ये जो बाकी डिसीजेस थी कॉन्टेजियस डिजीज वो भी नहीं हो पा रही, ऐसा इसमें कहा गया। तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि इसके कारण काफ़ी इफेक्ट और भी डिसीजेस पड़ रहा है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें दोनों एडवांटेजेस भी आते हैं और डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, तो ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें ये लास्ट में यही कहा गया है कि द पेंडेमिक नीड सीरियस फोकस बट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर अदर किलर्स, कि
पैंडेमिक जो है कोविड-19 उस पर फोकस हमें देना चाहिए, लेकिन जो बाकी और भी बीमारियां उन पर भी फोकस देना चाहिए, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, ऐसे इसमें कहा गया है। अब आता है टुडे इंडिया टॉर्चर कल्चर नीड्स टू एंड नाउ, कि कहते हैं इसमें कहा गया जो बार मीडिया सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट ग्रुप है उनको एक साथ आना चाहिए, और क्या कहते हैं इस टॉर्चर जो प्रैक्टिस हुई है, जो टॉर्चर हुआ है लोगों के ऊपर, उसके खिलाफ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें कहा गया जो अभी इंसिडेंट हुआ तमिलनाडु में, जो एक क्या कहते हैं फादर और सन की हत्या हो गई है, मर गए हैं, क्या कहते हैं डेथ हो गई है, क्या कहते हैं लॉकडाउन के समय उन्होंने दुकान खोली थी अपनी मोबाइल शॉप, आधे घंटे ज़्यादा खोली, तो पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लेकर इतना मारा कि कहते हैं कि वो लोग मर गए, ऐसा इसमें कहा गया है। और क्या कहते हैं कोई भी अगर लॉकडाउन को वायलेट करता है तो उन्हें मैक्सिमम 3 महीने की सज़ा मिलती है, प्रिजन की सज़ा मिलती है, ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन उन्हें तो मार ही दिया गया, इस कितना इतना कहते हैं क्रूअल तरह से लॉकडाउन का क्या कहते हैं मेथड जो कहते हैं उनके खिलाफ लेंच चाहिए एक्शन, उसको इतने बेकार तरह से लिया गया, इतना ब्रुटैलिटी हुई, वो लोग मर गए, इसमें वही बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया कि तमिलनाडु पुलिस हमेशा ही से नोटोरियस रही है, सालों से नोटोरियस रही है, क्योंकि उनके ऊपर उनके टॉर्चर मेथड जितने भी थे वो कई बार क्या कहते हैं कोर्ट में आए भी हैं उनके ऊपर, लेकिन उनको एक हर बार वार्निंग देकर या कोई एक्शन लेके थोड़ा बहुत उनको हटा दिया जाता है, और वो एक्शन कुछ दिन बाद वो लोग भूल जाते हैं। तो इसमें वही कहा गया कि इस टॉर्चर एक्टिविटी को अब रोकना होगा, इस पुलिस के क्या कहते हैं ब्रुटैलिटी को कल्चर को अभी हमें रोकना होगा, इसमें वही कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया कि हमने कई रिपोर्ट्स देखी, NGOs की देखी, एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की देखी, एमनेस्टी इंटरनेशनल और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की रिपोर्ट देखी। उस सब में देखा गया कि कहते हैं पुलिस की ब्रुटैलिटी, जो पुलिस का टॉर्चर है वो कैसे होता है और लोगों को कैसे इफ़ेक्ट करता है, इसमें वही बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि क्या कहते हैं कि जो पुलिसिंग कल्चर है ये भी एक हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया इस वक्त, क्योंकि जो ये सब जिस तरह इन्होंने डिसीज़न लिया, कहते हैं नॉर्मल एक वायलेशन के लिए लॉकडाउन के, उसके लिए उन्हें मर गए वो लोग, इतना ब्रुटैलिटी उनके साथ की, तो काफ़ी दर्दनाक है और सोचने की बात है। वैसे हमने देखा है जैसे हम लोग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ गांधी हुए हैं, बुद्धा हुए, हम लोग पीस को बढ़ावा देते हैं, नॉन वायलेंस और ह्यूमन डिग्निटी को अपहोल्ड करते हैं, ये सब बात करते हैं, लेकिन इस एडिटोरियल में कहा गया है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, ये सिर्फ सब हिपोक्रेसी है, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे कुछ साल पहले भी क्या कहते हैं लॉ बनाया गया, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो हमें लीगल फ्रेमवर्क बनाना होगा और इन टॉर्चरस एक्टिविटी को रोकना होगा, इसमें वही बात पूरे एडिटोरियल में यही कही गई है। लास्ट में ये भी कहा गया है कि हमें एक मूवमेंट करना चाहिए, इस पुलिस के टॉर्चर को रोकने के लिए, और देखना चाहिए कि हर कोई क्या कहते हैं, इसीलिए हर किसी को इनवाइट करें कि कहते हैं सब लोग आगे आएँ, बढ़ें आगे, और क्या कहते हैं इन जो एक्टिविटीज़ हैं इनको रोकने में मदद करें। इसमें वही बात की गई कि बार द मीडिया, सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स को एक साथ आके इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसके खिलाफ वर्क करना चाहिए। इट मेरली अ मैटर ऑफ हु डिसाइड टू पिक अप द मेंटल फर्स्ट, ये अब इसी पर डिसाइड करता है कि कौन पहले इस पर आगे आता है और इस पर एक्शन लेने की सोचता है। दूसरा एडिटोरियल, इन अनसर्टेन वर्ल्ड अ सीट एट द ग्लोबल हाई टेबल, काउंटर टेररिज्म विल वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट प्रायोरिटी एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि इंडिया, इसमें वही बताया गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहले देख लेते हैं, फिर आगे का एडिटोरियल देखेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसे 1945 में बनाया गया था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, इसको देखना होता है मेनली। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं इसमें, यूनाइटेड स्टेट, द रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम। इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है 2 साल का टर्म होता है उनका। ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 1 वोट, हर किसी के पास 1 वोट होता है। जो डिसीजन होता है वो एक मीटिंग होती है जिसमें वोट किया जाता है, 9 मेंबर्स वोट करते हैं इंक्लूडिंग द कॉन्करिंग वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका भी वोट लिया जाता है, फिर डिसीजन होता है उसके हिसाब से। अ नो वोट फ्रॉम वन ऑफ द 5 मेंबर ब्लॉक द पैसेज ऑफ द रेजोल्यूशन, अगर कोई भी परमानेंट मेंबर्स इसे नो कहता है किसी भी चीज़ को तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, इसमें वही बात की गई है। चलिए देख लेते हैं आज के एडिटोरियल।
इसमें वही बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किया गया है, जिसका 2 ईयर का टर्म होगा, जो 1 जनवरी 2021 से चालू होगा। इंडिया ये 8th टाइम बना है या नॉन परमानेंट मेंबर बना है क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। चलिए, मैंने कमेंट सेक्शन में कहा था देखना है कौन कौन कमेंट किया है, और आप गेस कर सकते हैं, गेस भी सही होगा। देखते हैं किसका किसका गेस सही होता है। जिसका गेस सही होगा मैं उसको कमेंट जरूर करूँगा। वोटिंग, इसमें वही कहा गया है कि वोटिंग इन द जनरल असेंबली इज़ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रीज़। क्या कहते हैं कि इसमें पूरा जो इस जनरल असेंबली होती है, इसमें पूरी तरह से वोटिंग के हिसाब से ही मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। इंडिया को 192 वोट्स कास्ट हुए थे, जिसमें से इंडिया को 184 कास्ट किए गए, और किसी को नहीं पता कि उन 8 कंट्रीज़ ने क्या कहते हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्होंने वोट किया कि नहीं किया, तो उसे किसी को नहीं पता किस परमानेंट मेंबर्स ने किया। तो ये पूरी तरह से कहते हैं सीक्रेट रहता है, और सिर्फ किसी को नहीं पता, सिर्फ रहता है सिर्फ उन लोगों को पता रहता है। एडवाइजरीज को भी वोट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से वोट कर सकते हैं जिसको वोट करना चाहें, अगर तो नहीं करना चाहें तो नहीं कर भी सकते हैं। और इसमें 2/3 मेजॉरिटी देखते हैं, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी होती है वही जीतता है वोटिंग, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया कि इंडिया की सक्सेस तो एश्योर थी, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के, TS त्रिमूर्ति, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई थी, वो एक उनकी रेपुटेशन है मल्टीलेटरल स्किल में। उनको कई तरह की काफ़ी अच्छी उनकी मल्टीलेटरल स्किल है। और एक उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, मेमोरीज ऑफ इंडिया स्टरिंग रोल इन द एनुअल्स ऑफ द UN की। UN के साथ उनका जब भी इंडिया का क्या कहते हैं कनेक्शन रहा है, जो जिस तरह से, उसकी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, और उसको देख कर ही लोग ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी कारण क्या कहते हैं उन्हें इंडिया को सीट मिली है। इसमें यह भी कहा गया है कि काउंटर टेररिज्म इंडिया की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इस वक्त, जब UN सिक्योरिटी काउंसिल में वो मेंबर बन गए। इसमें यह भी कहा गया है कि इंडिया विल हैव अ हायर प्रोफाइल एट द UN फॉर द नेक्स्ट 2 years, कि क्या कहते हैं जैसे एक हायर प्रोफाइल होगी UN में, क्योंकि वो अब 2 साल तक UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहेगा। इसमें यह भी कहा गया इंडियाज़ मिशन इन न्यूयॉर्क हैज़ अर्नड अ रेपुटेशन, कि जो न्यूयॉर्क में उनका मिशन था वो एक रेपुटेशन पा गया है, जिसके कारण उन्हें ये देखना होगा कि और इस बट वेदर इट विल बी एबल टू डील विद ट्रेडिशनल चैलेंजेस नोवल वे विल डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड ट्विस्ट इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसमें वही कहा गया है कि देखना है कि इंडिया किस तरह से इस ट्रेडिशनल चैलेंजेस को वे आउट करता है, और देखता है किस तरह से इसको क्या कहते हैं रिजॉल्व करने में मदद करता है, और जो टर्न से ट्विस्ट आने वाले हैं उसको कैसे फेस करता है। इसमें वही बात से कंक्लूड किया गया है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, तो कमेंट से और एक लाइक बटन से आप हमें मोटिवेट करते हैं, और अच्छा भी लगता है हमें कि लोग पढ़ रहे हैं। जो मैंने शुरू में पूछा था बोत्सवाना लैंड, उसके बारे में ये लैंड है। लगभग 350 ओवर 350 एलिफेंट्स फाउंड डेड इन बोत्सवाना। लगभग 350 एलिफेंट्स मरे मिले हैं क्या कहते हैं बोत्सवाना में, जो काफ़ी दर्दनाक खबर है, क्योंकि वैसे भी एलिफेंट्स इतने कम हो गए हैं, और क्या कहते हैं जो इतने लोग मर गए, इतने एलिफेंट मर गए, तो काफ़ी सोचने की बात है। Hundreds of elephants have died mysteriously in Botswana famed ओकोंगा डेल्टा, द हेड ऑफ द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। ये ओकोंगा डेल्टा में है, जो बोत्सवाना लैंड है, जो क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का हेड है। ये लैंडलॉक साउदर्न अफ्रीकन कंट्री, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। देखते हैं कमेंट पे किसने किसने सही बताया है। ये अफ्रीकन कंट्री है, जो कहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन है, लगभग 1,30,000 पॉपुलेशन है। कि कहते हैं वही इसमें बात है कि पता नहीं चल पा रहा है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पोचिंग एक रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि जो जितने भी टग्स थे एलिफेंट के जो दांत होते हैं वो उनके कि सबके मिले हैं, और किसी भी के भी कहते हैं गायब नहीं मिले हैं, सबके हैं। तो इतने एलिफेंट कैसे मरे और क्यों मरे, एक काफ़ी बड़ा रीज़न आता है। इस तरह भी डेथ्स हुई हैं, पहले भी हुई हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एलिफेंट्स की डेथ काफ़ी दर्दनाक है और सोचने की बात है। तो इस पर एक्शन लेने चाहिए कहते हैं, तो और उस पर देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। इसमें वही बात की गई। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।